नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भविष्य की तकनीक की शायद चाबी है, क्वांटम कंप्यूटिंग। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो देखने में तो काफ़ी अकादमिक से लगते हैं, पर ये इस कह सकते हैं पेचीदा दुनिया के जो बुनियादी सिद्धांत हैं और इसकी संभावनाएं हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। तो हमारा इरादा है कि इन भारी भरकम आइडियाज़ को थोड़ा आसान बनाएं। मतलब आखिर ये क्वांटम कंप्यूटर हैं क्या चीज़? ये हमारे आजकल के कंप्यूटरों से, मतलब लैपटॉप और फ़ोन से अलग कैसे हैं? आपने शायद क्यूबिट्स और एंटेंगलमेंट जैसे शब्द सुने होंगे। इनका मतलब क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों कहा जा रहा है कि ये कंप्यूटिंग की दुनिया में क्रांति ला सकते हैं? तो चलिए मिलकर इन स्रोतों को खंगालते हैं। वो क्षमता है कि वो ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिनके सामने आज के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स भी आप कह सकती हैं फेल हो जाते हैं। और ये सब मुमकिन होता है क्वांटम मैकेनिक्स के उन अजीब और अक्सर हैरान करने वाले नियमों की वजह से। हाँ, स्रोत भी शुरू में से 21वीं सदी में कंप्यूटेशन का एक बिल्कुल नया क्रांतिकारी तरीका बताते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे आम कंप्यूटर से अलग कैसे है, मतलब फंडामेंटल फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है कि जानकारी को स्टोर कैसे किया जाता है और उसे प्रोसेस कैसे किया जाता है। हमारे जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं वो बिट्स इस्तेमाल करते हैं। बिट्स, हाँ, 0 या 1। जी, या तो 0 या 1, ऑन या ऑफ, बस दो ही हालतें हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स क्यूबिट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो ये क्यूबिट्स क्या चीजें फिर? सुनने में तो बिट जैसा ही है। स्रोत बताते हैं कि ये 2 अवस्थाओं वाले क्वांटम सिस्टम है जिन्हें हम टेक्निकल भाषा में 0 और 1 कहते हैं। हाँ, सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर ये असल में किसी एटम या आयन की बहुत ही छोटी एनर्जी स्टेट्स हो सकती हैं। हाँ, जैसे स्रोत में लिखा है कि आयन ट्रैप एक्सपेरिमेंट्स में ये अक्सर किसी आयन के दो बहुत करीबी एनर्जी लेवल होते हैं जिन्हें हाइपरफाइन लेवल कहते हैं। बिल्कुल। और क्यूबिट की सबसे अनोखी और कह सकते हैं दिमाग घुमा देने वाली बात है सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, हाँ, इसका मतलब है कि एक क्यूबिट एक ही टाइम पर 0 और 1 दोनों का मिक्सचर हो सकता है। सोचिए एक सिक्का जो हवा में घूम रहा है और वो एक ही साथ हेड्स और टेल्स दोनों हैं। क्यूबिट कुछ कुछ वैसा ही है। अच्छा। गणित में इसे y² = a0 + b1 लिखते हैं, जहां ये a और b बताते हैं कि कितना हिस्सा 0 का है और कितना 1 का, और इनका टोटल हमेशा 1 होता है। स्रोत इसे ग्लोब जैसा दिखाते हैं, ब्लॉच स्फीयर कहते हैं, जहां क्यूबिट की स्टेट इस ग्लोब पर कहीं भी एक पॉइंट हो सकती है, सिर्फ नॉर्थ पोल 0 या साउथ पोल 1 पर नहीं। एक मिनट, अगर एक क्यूबिट एक ही समय में 0 और 1 दोनों हो सकता है और वो ग्लोब पर कहीं भी हो सकता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि एक क्यूबिट एक साधारण बिट से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है? ये तो एक 3D पॉइंटर जैसा लग रहा है। हाँ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ये बात सच है कि सुपरपोजिशन में क्यूबिट अनगिनत अवस्थाएं दिखा सकता है, लेकिन क्वांटम दुनिया का एक और अजीब नियम है। जैसे ही हम उसे देखने की, मतलब मेजर करने की कोशिश करते हैं, तो वो मजबूर हो जाता है एक चुनने पर, या तो 0 बन जाएगा या 1। ओह, हाँ, वो अपनी मिली-जुली पहचान खो देता है और किसी एक क्लासिकल स्टेट में कोलैप्स हो जाता है, ऐसा कहते हैं। मेजरमेंट सुपरपोजिशन को खत्म कर देता है। तो हैरानी की बात यह है कि एक सिंगल मेजरमेंट से हमें असल में एक क्लासिकल बिट जितनी ही इंफॉर्मेशन मिलती है। हम ये नहीं जान सकते कि मेजरमेंट से पहले वो ग्लोब पर ठीक किस दिशा में था। वाह, ये तो वाकई बहुत अजीब है। तो क्यूबिट्स की ये सुपरपोजिशन वाली ताकत तो है, पर उसे हम सीधे सीधे पढ़ नहीं सकते। अच्छा, तो ये क्यूबिट्स अकेले ही इतने दिलचस्प हैं, पर असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, है ना? आपने एंटेंगलमेंट या उलझाव का जिक्र किया था पहले। स्रोत भी इस पर काफी जोर देते हैं। ये क्या भला है? एंटेंगलमेंट, हाँ, ये क्वांटम मैकेनिक्स का शायद सबसे मिस्टीरियस, सबसे रहस्यमयी पहलू है। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, मतलब डरावना दूरवर्ती प्रभाव। हाँ, सुना है। ये तब होता है जब 2 या 2 से ज्यादा क्यूबिट्स की किस्मत, कह सकते हैं, एक दूसरे से इस तरह जुड़ जाती हैं कि आप उन्हें अलग अलग समझ ही नहीं सकते, भले ही वो फिजिकली एक दूसरे से दूर हों। उनकी जो कंबाइंड स्टेट होती है वो बस उनकी अलग अलग स्टेट्स का जोड़ या गुणा नहीं होती, बल्कि कुछ ज्यादा गहरा कनेक्शन होता है। जैसे स्रोत बताते हैं कि हीलियम एटम में 2 इलेक्ट्रॉन नेचुरली एंटेंगल्ड हो सकते हैं। स्रोत में फंसे हुए आयनों, ट्रैप्ड आयंस का उदाहरण भी है।
जैसे अगर दो आयनों को एंटेंगल किया जाए तो उनकी स्टेट ऐसी हो सकती है कि जब भी आप उन्हें मापें तो हमेशा एक आयन ब्राइट, मान लीजिए स्टेट 1, और दूसरा डार्क, स्टेट 0 मिलेगा, या फिर उल्टा। जी हाँ। मतलब उनमें एक पक्का रिश्ता है, एक एंटी कोरिलेशन। पर यह जानने का कोई तरीका नहीं कि मापने से पहले कौन सा क्या था। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक इत्तेफाक या नॉर्मल कोरिलेशन नहीं है, जैसे कि दो सिक्के हमने ऐसे बनाए कि वो हमेशा हेड टेल ही आए। जॉन बेल नाम के एक साइंटिस्ट ने मैथमेटिकली प्रूव किया कि क्वांटम एंटेंगलमेंट कहीं ज्यादा गहरा और अजीब है। इसकी भविष्यवाणियां उन सबसे अलग है जो हम क्लासिकल दुनिया में सोचते हैं। जैसा स्रोत कहते हैं, एंटेंगलमेंट का मतलब कोरिलेशन है, पर हर कोरिलेशन का मतलब एंटेंगलमेंट नहीं होता। यही एंटेंगलमेंट क्यूबिट्स को मिलकर ऐसी जानकारी रखने और प्रोसेस करने की ताकत देता है जो उनके अलग-अलग हिस्सों की कुल क्षमता से कहीं ज्यादा होती है। तो ये क्यूबिट्स अपनी अजीब सुपरपोजिशन स्टेट्स में रह सकते हैं और एक दूसरे से एंटेंगल्ड हो सकते हैं। पर इनसे काम कैसे लिया जाए? जैसे हमारे कंप्यूटर में एंड और नॉट गेट्स होते हैं जो बिट्स पर काम करते हैं, क्या क्वांटम कंप्यूटर में भी ऐसा कुछ होता है? बिल्कुल, क्वांटम कंप्यूटर में भी क्वांटम लॉजिक गेट्स होते हैं। ये क्यूबिट्स पर ऑपरेशंस करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि ये सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट को बनाए रखते हुए काम करते हैं। स्रोत एक बहुत जरूरी 2 क्यूबिट गेट का जिक्र करते हैं, कंट्रोल्ड नॉट या सी नॉट गेट। सी नॉट? हाँ, ये गेट दूसरे क्यूबिट, जिसे टारगेट कहते हैं, उसकी स्टेट को 0 से 1 या 1 से 0 तभी फ्लिप करता है, मतलब बदलता है, जब पहला क्यूबिट यानी कंट्रोल क्यूबिट 1 स्टेट में हो। अगर कंट्रोल क्यूबिट 0 है तो टारगेट क्यूबिट पर कोई असर नहीं होता। और ये सब तब भी काम करता है जब कंट्रोल क्यूबिट खुद सुपरपोजिशन में हो। अच्छा। हाँ, अब असल दुनिया में इन गेट्स को बनाना बहुत मुश्किल काम है। स्रोत बताते हैं कि आयन ट्रैप में सी नॉट बनाना सीधा नहीं है, लेकिन वो एनएमआर यानी न्यूक्लियोमैग्नेटिक रेजोनेंस का उदाहरण देते हैं। एनएमआर? वो जो एमआरआई स्कैन में यूज होता है? हाँ, वही तकनीक। तो एनएमआर का उदाहरण देते हैं कि कैसे 2 जुड़े हुए न्यूक्लियर स्पिन जो क्यूबिट का काम कर सकते हैं के साथ ये किया जा सकता है। बेसिक आइडिया ये है कि एक स्पिन को फ्लिप करने के लिए जरूरी एनर्जी यानी रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि दूसरा स्पिन किस स्टेट में है। तो सही फ्रीक्वेंसी चुनकर आप एक स्पिन को सिर्फ तभी फ्लिप कर सकते हैं जब दूसरा स्पिन किसी खास स्टेट में हो। यही तो सी नॉट ऑपरेशन है एक तरह से। तो क्या हमें हर तरह की कैलकुलेशन के लिए हजारों अलग अलग तरह के गेट्स बनाने पड़ेंगे? ये तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, और ये एक राहत की बात है। मैथमेटिकली ये प्रूव हो चुका है कि कुछ ही तरह के गेट्स काफी हैं, जैसे सी नॉट और ऐसे गेट्स जो अकेले क्यूबिट को ब्लॉच स्फीयर पर किसी भी दिशा में घुमा सकें, मतलब रोटेट कर सकें। इनका एक सेट काफी है। इसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इन गेट्स को सही क्रम में लगाकर आप कोई भी क्वांटम कैलकुलेशन कर सकते हैं। कम से कम थ्योरी में तो यही है। और शायद यहीं पर क्वांटम कंप्यूटर की वो जबरदस्त पावर छिपी है जिसके बारे में हम सुनते हैं। स्रोत क्वांटम पैरेललिज्म की बात करते हैं। बिल्कुल सही। यहीं से बात बहुत रोमांचक हो जाती है। क्वांटम पैरेललिज्म का मतलब है कि एक क्वांटम कंप्यूटर अपने इनपुट रजिस्टर, जो कई क्यूबिट से बना होता है, उसमें सभी पॉसिबल इनपुट स्टेट्स के सुपरपोजिशन पर एक साथ पैरेलल में काम कर सकता है। एक साथ? हाँ, मान लीजिए आपके पास n क्यूबिट्स है, वो एक साथ 2 की घात n स्टेट्स के सुपरपोजिशन में हो सकते हैं। जब आप उन पर क्वांटम गेट्स का एक सीक्वेंस यानी एक क्वांटम एल्गोरिथम लगाते हैं, तो वो ऑपरेशन उन सभी 2n स्टेट्स पर एक साथ लागू होता है। बाप रे! सोचिए, सिर्फ 100 क्यूबिट्स के लिए ये 2 की घात 100 स्टेट्स हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे यूनिवर्स में जितने एटम हैं उनसे भी ज्यादा है। इतनी सारी कैलकुलेशंस एक ही स्टेप में। क्लासिकल कंप्यूटर ऐसा सोच भी नहीं सकता। 2100 कैलकुलेशंस एक साथ, ये तो कल्पना से भी परे हैं। लेकिन यहां मेरा सवाल फिर वही आता है जो पहले आया था। अगर कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट भी इन सभी 2n संभावनाओं का सुपरपोजिशन है, तो हमें अपना काम का जवाब कैसे मिलेगा? अगर हम मेजर करते हैं तो आपने कहा था कि हमें सिर्फ एक रैंडम नतीजा मिलेगा। एकदम सही सवाल, और ये क्वांटम कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी। अगर आप आखिर में बस रजिस्टर को माप लें तो आपको उन अरबों खरबों संभावित नतीजों में से कोई एक रैंडम नतीजा मिलेगा और सुपरपोजिशन खत्म। सारी पैरेलल प्रोसेसिंग बेकार। हाँ, तो फिर? यहीं पर क्वांटम एल्गोरिदम का जादू आता है। ये एल्गोरिदम खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। वो सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करते, बल्कि
कैलकुलेशन के आखिर में वो आउटपुट सुपरपोजिशन को इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं कि क्वांटम इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करके। इंटरफेरेंस जैसे लहरें करती हैं? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जैसे लहरें एक दूसरे को कैंसिल कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, वैसे ही क्वांटम एल्गोरिदम गलत जवाबों की संभावनाओं को एक दूसरे से कैंसिल करवा देते हैं और सही जवाब की संभावना को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो जब आप अंत में मेजर करते हैं तो आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी के साथ सही जवाब मिलने की उम्मीद होती है। ये एक तरह से सही सुई को भूसे के ढेर में से उभारने जैसा है। अच्छा, तो एल्गोरिदम ही वो चाबी है जो इस पैरेललिज्म का फायदा उठाती है। क्या यही वजह है कि क्वांटम कंप्यूटर बड़ी संख्याओं के फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड करने जैसी समस्याओं के लिए इतने खतरनाक माने जाते हैं? सुना है ये आजकल की इंटरनेट सिक्योरिटी की नींव हिला सकते हैं। बिल्कुल, बड़ी संख्याओं का गुणनखंड करना मतलब ये पता लगाना कि कौन सी दो छोटी संख्याओं को गुणा करके वो बड़ी संख्या बनी है, क्लासिकल कंप्यूटर के लिए बहुत बहुत मुश्किल काम है। हाँ, बहुत मुश्किल। मुश्किल मतलब जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाती है, लगने वाला टाइम एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है। हमारी आज की ज़्यादातर ऑनलाइन सिक्योरिटी जैसे RSA एन्क्रिप्शन इसी बात पर निर्भर करती है कि ये फैक्टराइजेशन बहुत मुश्किल है। लेकिन 1994 में पीटर शोर नाम के एक मैथमेटिशियन ने एक क्वांटम एल्गोरिदम खोजा जो ये काम बहुत तेजी से मतलब पॉलिनोमियल टाइम में कर सकता है। स्रोत इसे क्वांटम कंप्यूटिंग का किलर एप्लीकेशन कहते हैं। किलर ऐप। जी, और हाँ, इसी क्षमता की वजह से दुनिया भर की सरकारें और सिक्योरिटी एजेंसियां क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च में इतना पैसा लगा रही हैं क्योंकि ये मौजूदा क्रिप्टोग्राफी को बेकार कर सकता है। अगर ये इतने शक्तिशाली हैं तो अभी तक ये आम क्यों नहीं हुए? जरूर कोई बड़ी अड़चन होगी। स्रोत डेकोहेरेंस नाम की एक मुश्किल का जिक्र करते हैं। ये क्या है? डेकोहेरेंस, हाँ, ये क्वांटम कंप्यूटर बनाने के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। ये क्वांटम सिस्टम का दुश्मन है, कह सकते हैं। क्वांटम स्टेट्स, वो सुपरपोजिशन, वो एंटेंगलमेंट बहुत नाजुक होती हैं। नाजुक? हाँ, बहुत डेलिकेट। जरा सी भी बाहरी डिस्टर्बेंस जैसे टेम्परेचर में हल्का सा बदलाव, कोई आवारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बस आसपास के माहौल से इंटरैक्शन इन नाजुक स्टेट्स को बिगाड़ सकती है। क्यूबिट्स अपनी क्वांटम खासियत खो देते हैं और साधारण बिट्स जैसे बिहेव करने लगते हैं। मतलब सारी क्वांटमनेस खत्म? बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप फुसफुसाकर कोई सीक्रेट बता रहे हो और बाहर का शोर सब गड़बड़ कर दे। स्रोत बताते हैं कि आयन ट्रैप में भी इलेक्ट्रोड पर हल्का सा इलेक्ट्रिकल नॉइज डिकोहेरेंस पैदा कर सकता है और ये समस्या बहुत सीरियस है। स्रोत ये भी बताते हैं कि साल 2000 के आसपास सबसे अच्छे आयन ट्रैप एक्सपेरिमेंट भी मुश्किल से 4 क्यूबिट्स को कुछ देर के लिए कोहेरेंट रख पाते थे और NMR एक्सपेरिमेंट 7 क्यूबिट्स तक, जबकि यूजफुल क्वांटम कंप्यूटर के लिए हमें हजारों शायद लाखों क्यूबिट्स को लंबे समय तक कोहेरेंट रखने की जरूरत होगी। तो क्या ये डेकोहेरेंस एक लाइलाज बीमारी है? क्या ये क्वांटम कंप्यूटर के सपने को हमेशा एक सपना ही रखेगी? कुछ समय तक तो साइंटिस्ट यही सोचते थे कि शायद डेकोहेरेंस हमें कभी बड़े क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने ही नहीं देगा। लेकिन फिर क्वांटम इंफॉर्मेशन थ्योरी में एक जबरदस्त ब्रेक थ्रू हुआ, क्वांटम एरर करेक्शन, QEC का आइडिया। क्वांटम एरर करेक्शन? हाँ, ये सुनने में लगभग जादुई लगता है। QEC एक बहुत क्लेवर तरीका है। इसमें जानकारी को एक अकेले क्यूबिट में रखने के बजाय उसे कई सारे फिजिकल क्यूबिट्स में खास एंटेंगल्ड तरीके से फैला दिया जाता है, इनकोड किया जाता है। अच्छा। फिर बिना असल जानकारी को देखे या डिस्टर्ब किए खास तरह के मेजरमेंट्स करके सिस्टम ये पता लगा सकता है कि क्या डेकोहेरेंस की वजह से कोई छोटी मोटी गड़बड़ हुई है, जैसे कोई क्यूबिट थोड़ा भटक गया हो, और उसे ठीक कर सकता है। ये सब बिना कैलकुलेशन की मेन क्वांटम स्टेट को नष्ट किए। वाह, बिना देखे गलती पकड़ना और सुधारना। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत इसकी तुलना परिष्कृत लेजर कूलिंग से करते हैं। जैसे लेजर कूलिंग एक आयन को उसकी सबसे ठंडी अवस्था में बनाए रखती है, वैसे ही QEC क्वांटम सिस्टम को उसकी सही क्वांटम अवस्थाओं के दायरे में बनाए रखता है, उसे बाहरी गड़बड़ियों से बचाता है। QEC के सिद्धांत ने दिखाया कि अगर हम डेकोहेरेंस की वजह से होने वाली गलतियों को एक लिमिट से नीचे रख सके तो हम सैद्धांतिक रूप से कितनी भी लंबी क्वांटम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने क्वांटम कंप्यूटिंग को फिर से प्रैक्टिकल बनाया, कम से कम थ्योरी में। स्रोत बार बार आयन ट्रैप्स का जिक्र करते हैं। क्वांटम कंप्यूटर बनाने के तो कई तरीके सोचे जा रहे हैं, सुपर कंडक्टिंग सर्किट, फोटोनिक्स वगैरह।
तो इन आयन ट्रैप्स में ऐसी क्या खास बात है? ट्रैप्ड आयन ट्रैप्स वाकई में क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए सबसे मजबूत दावेदारों में से एक है और इसके कई अच्छे कारण हैं जो स्रोत में भी दिखते हैं। पहली बात, आयन ट्रैप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स का इस्तेमाल करके अकेले चार्ज्ड एटम्स यानी आयन्स को पकड़ कर रखते हैं, वो भी अल्ट्रा हाई वैक्यूम में। इससे वो बाहरी दुनिया से बहुत अच्छी तरह आइसोलेटेड रहते हैं, जिससे डीकोहेरेंस कम होता है। आइसोलेशन। दूसरी बात, लेजर कूलिंग नाम की तकनीक से इन आयनों को लगभग एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा किया जा सकता है। इससे कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही क्लीन और स्टेबल स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। तीसरी, आयनों की अपनी इंटरनल एनर्जी स्टेट्स, वही हाइपरफाइन लेवल क्यूबिट के तौर पर बहुत अच्छा काम करती हैं। स्टेट्स काफी स्टेबल होती हैं, काफी देर तक बनी रहती हैं। कोहेरेंस टाइम अच्छा होता है। जी हाँ, सोच साफ कहते हैं कि आयन ट्रैप में क्यूबिट्स का कोहेरेंस टाइम क्वांटम गेट ऑपरेशन करने में लगने वाले टाइम से कहीं ज्यादा लंबा होता है, जो कि बहुत जरूरी है। और आखिर में क्वांटम कैलकुलेशन के लिए जरूरी तीनों काम, एक क्यूबिट्स को इनिशियलाइज करना, 2 उन पर लॉजिक ऑपरेशन करना लेजर्स की मदद से, और 3 उनका नतीजा पढ़ना आयन की चमक देखकर, ये सब आयन ट्रैप में बहुत हाई फिडेलिटी मतलब सटीकता से किए जा सकते हैं। तो इन स्रोतों के जरिए हमने क्वांटम कंप्यूटिंग की एक झलक देखी है। ये क्यूबिट्स सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट की एक अजीब और शक्तिशाली दुनिया है, जो क्वांटम पैरेललिज्म के जरिए ऐसी कंप्यूटेशनल पावर का वादा करती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, और हमने ये भी समझा कि डेकोहेरेंस मतलब बाहरी दुनिया का असर एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल चुनौती है, लेकिन क्वांटम एरर करेक्शन जैसे चालाक सिद्धांत उम्मीद जगाते हैं। आयन ट्रैप जैसी तकनीकें लगातार बेहतर हो रही हैं और इस फील्ड को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि मंजिल अभी दूर है, ये भी सच है। ये सोचना कितना दिलचस्प है कि ये सब क्वांटम मैकेनिक्स की उन गहराइयों से निकला है जिन्हें कभी सिर्फ फिलोसोफर्स की पहेलियां माना जाता था, जैसे कि मेजरमेंट करने पर सब कुछ बदल क्यों जाता है, या एंटेंगलमेंट का वो स्पूकी रिश्ता। लेकिन अब हम इन्हें नई क्रांतिकारी तकनीक बनाने के मौके के तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्वांटम दुनिया की यही नाजुकी, यही फ्रेजिलिटी, यही बाहरी असर के प्रति सेंसिटिविटी जो डेकोहेरेंस का कारण बनती है, वही उसकी असाधारण शक्ति का स्रोत भी है। सुपरपोजिशन और एंटेंगलमेंट जैसी नाजुक अवस्थाएं ही उसे शक्तिशाली बनाती हैं। ये विरोधाभास कि सबसे नाजुक चीजें ही सबसे शक्तिशाली हो सकती हैं, ये न सिर्फ भविष्य की तकनीक को बल्कि शायद हमारे सोचने के तरीके और समाज को भी कैसे बदल सकता है, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।